हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका आरबी सर। बहुत बढ़िया हो गए। वेलकम टू एमसीसी गाइस। तो जैसा कि आपको मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं 7:30 पे आज वीडियो नहीं डाल सका बेटा। कहीं कुछ फैमिली वर्क से आज जैसा कि आपको पता ही है कि सैटरडे संडे थोड़ा बिजी रहता है बेटा। ठीक है, तो फैमिली वर्क की वजह से नहीं जा सका। आज सैटरडे था और कल संडे है। कल भी कुछ हो सकता है काम आ जाए क्योंकि 2 दिन ही मिलते हैं फैमिली को टाइम देने के लिए भी। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए रात को ये वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत थोड़े दिन रह गए एग्ज़ाम के। आपको आपको पता ही है और मैंने आपको वादा किया था कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा क्रैश आपको करवाऊंगा सिर्फ कुछ टाइम में। ठीक है, जिससे आपके मार्क्स इनऑर्गेनिक में नहीं कटेंगे। तो आज हमने पीरियोडिक टेबल का ऑलरेडी पढ़ लिया था। पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको लगभग पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के ऐसे ही कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम करे हैं जिसके थ्रू मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। उन क्वेश्चन के तो बताऊंगा ही, साथ में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आगे पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा जिससे आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो सके। सो गाइस, आर यू एक्साइटिंग फॉर दिस सेशन? तो अगर एक्साइटेड है तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी एक्साइटेड है तब भी हो जाइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आज आपको नहीं मिलने वाली है। नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने कुछ चीज़ें पढ़ी ही नहीं होगी और जिन्होंने पढ़ रखी है बेटा उनको रिवाइज कर लोगे आप लोग। ठीक है, उनका रिवाइज हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस इतने बड़े चैप्टर को एक छोटे से कुछ क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया पूरे चैप्टर को कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग उन क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर जाऊंगा मैं यहीं पर। क्लियर? क्लियर है, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और जिन बच्चों ने कुछ चीज़ें नहीं सुनी है वो भी इसके बारे में जान जाएंगे क्योंकि पेपर में आजकल यही टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए बेटा, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मज़े लेते हुए पढ़ेंगे, बोर भी नहीं होगे क्योंकि लंबा चैप्टर है। पहले ही बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़े ज़्यादा है लास्ट चैप्टर से, तो बोर ना हो इसलिए मज़े लेते हुए पढ़ेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की मैं बात करूं तो देखना ऐसा कुछ, मान लो यहाँ पर मैंने एक्स एटम रखा, इसके साथ मैंने एच लगाया, इसके साथ मैंने डैश 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 वाई लगा दिया। क्लियर? इस वाई के ऊपर लोन पेयर भी रख दिए। ठीक है, अब मैंने बोला दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, आधे से आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो गए बेटा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है उनको पता ही नहीं है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है उनको पता ही नहीं है। कुछ पता है क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक्स एटम और हाइड्रोजन, एक्स और एच के बीच में जो बॉन्ड होता है दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, फिर मैंने कुछ बच्चों को पता है बहुत जबरदस्त तरीका लगाते हुए देखा है। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है बहुत जबरदस्त तरीका लगाते हुए। ऐसा बुक्स में लिखा होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको 3 डॉटेड लाइन से शो करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने 3 डॉटेड लाइन दिखाई है तो उनके अकॉर्डिंग दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर बेटा सोचो इसको मैं डॉटेड लाइन से सॉलिड लाइन में ही दिखा दूं फिर तुम कैसे पहचानोगे? डॉटेड लाइन तो मैं दिखा ही नहीं रहा, सॉलिड लाइन दिखा रहा हूँ, फिर कैसे पहचान लोगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या ये वाला है? तो देखो, बहुत सारे बच्चे समझते हैं ये वाला, कुछ बच्चे अपने माइंड में कॉन्सेप्शन बिठा के बैठ जाते हैं कि भैया जब 3 डैश दिखेगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे बेटा यार, क्यों फालतू के लॉजिक पकड़ते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो एक्स एटम है ना बेटा, ये जो एक्स है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सोचो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो वाई के ऊपर लोन पेयर होने चाहिए, तो ये वाई के लोन पेयर इस हाइड्रोजन एटम को लोन पेयर डोनेट करेगा। इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी तो उसी बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर? इतनी बात बिल्कुल क्लियर।
तो ये है सिंपल सा फंडा हाइड्रोजन बॉन्ड का, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं बेटा छोड़ दो, सिंपल सा तरीका याद रखो। क्लियर? तो ये है जी हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखो, अब इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पहचानना है, तो अगर फर्स्ट वाले को देखे, सॉरी गाइस, ठीक है देखना गाइस, अगर यहाँ पर देखें कि एक्सेस एटम तो सेम आ रहा है, ठीक है ना, एक्सेस एटम तो सेम आ रहा है दोनों में, ठीक है, दोनों में एक्स वाला एटम सेम है भाई। अब यार अब क्या करें, अब तो फंस गए यार, एक्स एटम दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। अब क्या करें, तो अब एक इसके अंदर बढ़िया सा पॉइंट सुनो, इफ एक्स एटम इज सेम, अगर यदि एक्स एटम क्या है बेटा, सेम है, अरे कलर ज्यादा ब्राइट सा नहीं हो गया, अच्छा, if x atom is same then strength of hydrogen bond is more is depends on electronegativity of y atom। देखो भाई मैंने क्या बोला, अगर x एटम सेम आ जाए ना बेटा, तो फिर स्ट्रेंथ जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो y एटम पे डिपेंड करता है। मतलब अब इससे हटके इस पे आ गया है, अब सारा का सारा खेल इस पे निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो यहाँ से जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव y होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव y, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा y की तो H बॉन्ड वीक, तो इसको मैं मतलब और भी सिंपल तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट बना के, कि अगर X एटम सेम आ जाए ना बेटा, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y। अब सोचो ऐसा क्यों भाई, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ठीक है। तो बेटा ऐसा इसलिए कि y का यहाँ पे रोल क्या हो रहा है, जरा देखो फिगर में, y का रोल है, y क्या कर रहा है, y इलेक्ट्रॉन चिपका रहा है, किसको, हाइड्रोजन भैया, क्योंकि हाइड्रोजन को तो नंगा कर दिए, एक्स जो था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था ज्यादा, ठीक है, उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बेचारा हाइड्रोजन तो नंगा हो गया। अब वाई कह रहा है यार चल तेरे को गरीब है भाई तू, तेरे को कपड़े तो दे ही देते हैं, ठीक है। तो वाई ने क्या करा, वाई के पास एक्स्ट्रा पड़े थे, वाई ने जाके एक्स को दे दिए, मतलब एक्स ने, एच ने वाई से ये क्या करा, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने तो इससे छीन लिए थे, ठीक है। बट अगर सोचो कि y भी x के जैसा हो गया, अगर y भी x के जैसा हो गया, तो y कहेगा भैया मैं क्यों दूं, और हाइड्रोजन लेने की हिम्मत करेगा नहीं, हाइड्रोजन कहेगा यार ताकतवर इतना, यार एक मार दिया ना तो मैं तो टपक जाऊंगा। तो y कह रहा है भैया y अपने दे नहीं रहा और हाइड्रोजन की लेने की हिम्मत नहीं है। तो अगर ये सोचो, अगर ये y लॉन पेयर नहीं देगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, क्योंकि इसी की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब अगर मैं पहले दूसरे तीसरे चौथे में देखूं, तो साइड एटम, ये जो एक्स वाला एटम है बेटा, एफ और ओ में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ है, तो ये वाले केस तो वैसे ही कैंसिल हो गए, बचे पहले दो। पहले दो में एक्स एटम सेम है, तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड FHN का बनेगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है। रात बहुत हो गई है बेटा, आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है मुझे नींद आ रही है, वो तो ऐसे यार बीच में कई बार आ ही जाती है ना उबासी, मजे लेते हुए पड़ेगा एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया है ना। चलो भाई अगला, अगला कॉन्सेप्ट, अगला है विच इज नॉट एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल का इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है। अब ऑक्टेट रूल का सिंपल सा एक फंडा था कि भाई जो वैलेंस शेल है ना, वैलेंस शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का सेट होना चाहिए, जो वैलेंस शेल है उसमें बेटा 8 इलेक्ट्रॉन का सेट होना चाहिए, सिंपल सा एक लॉजिक। अब BF3 की बात करें तो बेटा इसके अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बनता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो एक्सेप्शन होगा, इसको हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। SiCl4 बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन है, यही हमारे ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन नहीं होगी। अगला BeI2 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो बेटा नहीं होगा, ये भी हाइपोवैलेंट हो जाएगा। और ClO2 देखें तो Cl के पास 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे, देखो जरा
क्या इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहा जाता है। इसके भाई बंधु और भी है, कौन कौन से, N2O, NO2, ठीक है, ClO2, तो ये सब क्या इसके भाई बंधु है जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। अगला चलते हैं। अब आ गया जी अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने में ना मतलब जान निकल गई थी मेरी कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के थ्रू आपके अंदर डालूंगा, आपके पास रखूंगा, आप लोग मतलब मज़ा आ जाएगा। आप लोग को, आप में से कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने तो पहली बार देखेंगे कुछ तो, ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है बेटा। और अगर आपके पास ये बिना करवाए टकर जाता ना ये क्वेश्चन, मेरी गारंटी थी आप में से 95% बच्चा इस पर गलत करके आता। 5% बच्चा तो सही कर लेता, मान लो वो ज़्यादा ही अच्छा बच्चा है जिसने ढंग से पढ़ा है, जिसको पढ़ाया गया अच्छी तरह, ठीक है, बट आप में से 95% बच्चे, मेरी गारंटी बेटा, लटकते। देखो H3BO3 सॉलिड, तो अगर आपने एनसीईआरटी को थोड़ा ढंग से पढ़ा है बेटा, ठीक है, तो H3BO3 सॉलिड जो है उसका 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने पढ़ा होगा ये OH ऐसे लगे होते हैं, 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर इसका दिखता है। तो वन का जो आएगा ना बेटा, वन का ये R है और ये S है, ठीक है, वन का जो होगा वो S होगा। क्लियर। अब ये जो HF2 माइनस है, ये जो HF2 माइनस है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बोला जाता है बाईफ्लोराइड आयन, ठीक है ना, दिस इज द बाईफ्लोराइड आयन। क्लियर। अब ये जो HF2 माइनस है, अब देखो यहाँ पर, चलो इसके बारे में तो अभी चर्चा करते हैं HF2 माइनस के बारे में। ये देखो यहाँ पर एक लिखा आ रहा है सीन सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका पहले तो मीनिंग समझते हैं कि सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है भाई, राइटिंग तो मेरी यार इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट जितनी हो सकती है उतनी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें तो क्या होता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, जब दो आइडेंटिकल एटम का प्रोटॉन, देखो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ऐसे मॉलिक्यूल में होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ बेटा तीन ही केस में हो सकता है, FO और N में, ठीक है ना, FO और N में। या एक और भी केस होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा हो बेटा, क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन, उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। क्यों, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगता है, Cl का माइनस आई इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से वहां पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं वो नेगेटिव डेविएशन का केस होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के जितने भी केस है उसी में ही आएगा। अब सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, दो आइडेंटिकल एटम, मान लो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, इनके बीच में जो बॉन्ड है, इसमें जो प्रोटॉन होता है बेटा, इनका प्रोटॉन, दिस इज द प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है ना ये एग्जैक्ट मिड में आता है, किसमें आता है, एग्जैक्ट हाफ पे, एग्जैक्ट हाफ पे आता है। और एक्सेप्शनली जो ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू प्रोटॉन इन इट्स एग्जैक्ट हाफ, this hydrogen bond is more stronger than नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेटा। क्लियर, कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया। अब आप ये सोचो यार ये होगा किसमें, मुझे कैसे पता चलेगा, तो इसके बेटा एग्जांपल एक तो आप याद ही रख लो, जैसे आपको डांसिंग रेजोनेंस, अगर आपको पता हो डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, तो उसका एक ही केस हम लोग जनरली देखते हैं। तो वैसे इसका एग्जांपल याद रख लो, एक तो यही है HF2 माइनस, एक है आपका NiDMg ट्वाइस। क्लियर। इन दोनों में क्या होते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा। क्लियर, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर। तो HF2 माइनस का क्या आएगा, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। अब देखो HF2 माइनस के ऊपर थोड़ा चर्चा करा जाए। HF2 माइनस कुछ इस तरह का है बेटा, HF और HF माइनस, ठीक है ना। अब आपको पता है HF जो होता है वो अपना डाइमर बना लेता है H2F2 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जब HF और HF माइनस, इसमें क्या होता है ना बेटा, रेजोनेंस हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से ऐसा बोला जाता है इसका जो कोवलेंट बॉन्ड और इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, दोनों की बॉन्ड एनर्जी
क्या हो जाती है बेटा, सेम हो जाती है। और कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दैट्स वाई कई लोग इसे बोल देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसका रीज़न यहाँ पे ये देते हैं। पर देखो बेटा, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट रीज़न, ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट रीजन जो है सिमेट्रिकल बॉन्ड का वो ये होता है कि जब दो आइडेंटिकल एटम के बीच में प्रोटॉन बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ में आ जाता है, देन उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको इजी भाषा में समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से आपको पता ही है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम आ जाती है। तो इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जो दोनों की बॉन्ड लेंथ अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड जितना ही स्ट्रॉन्ग हो गया। दैट्स वाई यहाँ पर हमने बोला कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब तीसरी बात इसके बारे में कि यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं, मतलब HF2 माइनस को अगर मैं KOH के सॉल्यूशन में डिप कर दूं, तो ये कंपाउंड बना लेते हैं KHF2। क्लियर, क्या कंपाउंड बना लेते हैं, KHF2, ठीक है। अब इसके बारे में भी दिक्कत क्या है कि काफी सारी बुक्स इसको बोलती है कि ये आयनिक है, बट कुछ बुक्स इसको बोलती है कि ये कोवेलेंट है। क्या है, बट हम लोग इसको आयनिक मान के चले, क्योंकि HF2 एक एनायन की तरह यहाँ पर सिंपल काम कर रहा है, K+ एक कैटायन है, तो यहाँ पर हम लोग इसे आयनिक, मतलब इसमें कुछ कह नहीं सकते कि आयनिक है या कोवेलेंट है, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। इसके ऊपर अभी तक दिक्कत ही है कि आयनिक है या कोवेलेंट है, कोई मतलब फुल प्रूफ, मतलब कोई बात इसके ऊपर नहीं कही गई है अभी तक। काफी सारी बुक्स इसको आयनिक लिखती है, कुछ ऑथर की बुक से इसको कोवेलेंट भी लिखती है, तो इसके ऊपर चर्चा चल रही है। अभी तक भी कुछ मतलब कुछ बेटर रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक यहाँ पे। तीसरी बात यह है कि अगर कोई पूछे कि साहब HCl2 माइनस बनेगा क्या, तो मैं कहूँगा बेटा नहीं बनेगा HCl2 माइनस। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पे साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर रहा है तो बेटा इसका मतलब तो यहाँ पे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं, इसलिए ये वाला कंपाउंड वैसे भी नहीं बनेगा। क्लियर, क्लियर है। ओके, ये वाला कंपाउंड इसलिए बना बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रांग होता है इसलिए बना, टूटता नहीं जल्दी से, स्टेबल होता है। क्लियर, बट HCl2 माइनस या KHCl2 माइनस ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। क्लियर, क्लियर है। ओके, अब NaHCO3 सॉलिड की बात करें तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि HCO3 जो बाइकार्बोनेट जब सॉलिड फॉर्म में होते तो बेटा वो लीनियर चेन बनाते, क्या बनाते हैं, लीनियर चेन। उनके बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या आता है, सोडियम कैटायन जो है वो उसके अंदर फिट हो जाता है, और यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, इसका लीनियर चेन बनता है। अब आप सोचो यार, ठीक है चलो यार ये बात तो सही है, नहीं सीखने को मिली। अब आपने कहा यार नीचे वाले में भी तो बाइकार्बोनेट है, बेटा बिल्कुल बात सही है आपकी, बाइकार्बोनेट है, मेरे को भी दिख रहा है बाइकार्बोनेट सॉलिड में है, बिल्कुल है, तो ये भी लीनियर चेन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो फिर यहाँ पे भी तो पोटेशियम इसके अंदर आ सकता था। बेटा यहीं तो रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे थम जाओ। KHCO3 में बिल्कुल आपकी बात जायज है कि अभी मैंने बोला HCO3 सॉलिड फॉर्म में लीनियर चेन बनाता है, बिल्कुल बात सही है, पते की बात है। बट Na तो उसके अंदर चला गया, बट K के अंदर ऐसा क्या लफड़ा हो गया कि वो नहीं आया, तो बेटा K का साइज तो बड़ा हो जाता है, K का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लीनियर चेन में जो स्पेस है उसमें घुस ही नहीं पाता। तो इसके लिए क्या करता है, HCO3 डाइमर बना लेता है, और डाइमर बना के ऐसी कुछ शेप बनाते हैं इसके बीच में, प्यार से बिल्कुल K+ आएगा, देखो ऐसे ऐसे डाल दिया हमने, ठीक है। तो इसके सामने K+ गया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसने आयनिक डाइमर बना लिया। क्लियर है बेटा, और जितने भी पॉलीवेलेंट एनायन होते हैं मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर नहीं मजा आया तो बता देना मेरे को, ठीक है ना। इसमें आपको मेरी गारंटी है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, ठीक है ना, मेरी गारंटी है बेटा, लिख के दे रहा हूँ आपको मैं ये चीज़, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको पता है तो फिर तो बस आप लोग महान है भाई, क्या कर सकते हो, ठीक है, टैलेंटेड बच्चे हैं आप लोग। क्लियर, चलो भाई देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखो ओवरलैपिंग का सीन क्या होता है भाई, वीबीटी की यहाँ पे कहानी हम लोग दोहराएंगे कि वीबीटी के अंदर हमें ओवरलैपिंग सीखने को मिला। वीबीटी ने बड़ा सिंपल सा चीज कहा कि भैया ओवरलैपिंग होने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल लगभग सेम सी एनर्जी के होने चाहिए, ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी चीज क्या कही भाई, इसने कहा जो वैलेंस शेल है उसके अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ही
ओवरलैपिंग होगी। साथ साथ में तीसरी बात ये कही स्पिन भी उनकी अपोजिट होनी चाहिए। स्पिन भी उनकी क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट होनी चाहिए। तो उसने बोला ओवरलैपिंग दो टाइप की, एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग और एक कोलेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग तो देखो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे गुलू गुलू हुआ। और जो कोलेटरल ओवरलैपिंग है जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो वो ऐसे होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये क्या होती है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पर अब बात आती है कि भैया चलो इतना तो समझ आया कि गुल्लू गुल्लू कैसे हुआ, मतलब कौन सा हुआ, एक्सेल एक्सेल हुआ या कोलेटरल हुआ, ठीक है ना, पैरेलल हुआ। अब बात यहाँ पे कहानी तो साहब ये है कि ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगी। तो देखो ओवरलैपिंग जो है वो मेनली डिपेंड करता है, मतलब जो मेन प्रायोरिटी वाला जो केस है, ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर। अब सोचो भैया ऐसे कैसे। अरे तो बेटा एक बात बताओ, जिन दो ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है भैया, जितना ज्यादा छोटा उनका साइज होगा उतना जल्दी उतना बढ़िया तो इफेक्ट आएगा, उतना बढ़िया तो ओवरलैपिंग होगा, उतना बढ़िया गुलू गुलू होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा बेटा उतनी कम अच्छी ओवरलैपिंग होगी, उतना वीक बॉन्ड बनेगा। और आपको तो पता ही है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग। बट अब आप में से कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है बेटा, और बिल्कुल है। कईयों ने बात ये पढ़ी है कि सर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर केस में सिग्मा बॉन्ड ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। जरूरी नहीं है कि हर जगह सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो पाई बॉन्ड से, कई जगह पाई बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ऐसा एक एग्जांपल है N2 का। डाई नाइट्रोजन के अंदर पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा बॉन्ड से। बिल्कुल बात सही है आपकी, ठीक है, क्लियर। तो बट जनरली सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू कोलेटरल ओवरलैपिंग से। क्लियर इतनी बात। चलो जी अब क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर एक कैच, एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है कि साहब अगर अगर हम लोग इफ साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इससे, साहब अगर हमने क्या करा, अगर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज सेम कर दिया, देन फिर ओवरलैपिंग अब कैसे कंपेयर करें। यार अब तो साइज भी सेम हो गया, अब कैसे कंपेयर करेंगे। तो फिर ओवरलैपिंग को एक दूसरे फैक्टर से देखा गया, दैट इज कॉल्ड द, ऐसा बोला गया कि ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनलिटी नेचर, डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल, डायरेक्शनैलिटी। क्लियर। कि जितना ज्यादा ऑर्बिटल का डायरेक्शन होगा उतना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो मैंने लिया आउट ऑफ 2s एंड 2p विच इज मोर, क्या भाई ओवरलैपिंग ज्यादा किसमें होगी, किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा अच्छी होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2s से कम होगी 2p से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे s की जो शेप होती है बेटा वो स्पेरिकल होती है, और p की शेप डम्बल होती है, वो इधर या तो x में होगी या y में होगी या z में होगी। तो यहाँ पर ये सीन लगता है। बट क्योंकि देखो इसमें जो मेजर है ना बेटा, मेजर यही वाला है, ठीक है ना, मेजर जो डोमिनेट करता है ना, वो डोमिनेट हमेशा साइज वाला फैक्टर करता है। अगर साइज सेम कर देना तब ये वाला फैक्टर काम आता है, पहले ना ठोक देना, ये वाला फैक्टर गलत हो जाएगा एट ए टाइम पे, खट से -1 मिलेगा, ठीक है। मेजर ये वाला होता है, डोमिनेट ये होता है। तो इसने पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग, तो पहले वाला ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा छोटा एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्वेश्चन गया, ठीक है। चलो भाई आगे चलते। अगला है बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखो भैया बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक प्रैक्टिकल टर्म है, ठीक है ना, ये एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है। क्लियर। देखो प्रैक्टिकल फिनोमिना को थ्योरेटिकली कभी भी एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर, मतलब थ्योरेटिकली हम लोग एक्यूरेटली नहीं बता सकते बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।
प्रैक्टिकल फिनोमिना को देख के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाए गए, ठीक है ना। थ्योरेटिकली हमने लॉजिक्स दिए, बट उन लॉजिक्स में बहुत जगह आके फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोग बोल देते हैं एक्सेप्शन है या प्रैक्टिकल फिनोमिना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फिनोमिना इसको हम लोग एक्यूरेटली समझा ही नहीं सकते। बट फिर भी हम लोग जो थ्योरेटिकली लेते हैं वो लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। एक तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, किससे देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और दूसरा हम लोग देखते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस। क्लियर, वीक वंडरवाल फोर्सेस। अभी जो वीक वंडरवाल फोर्सेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया भी होता है, क्लियर, एंड या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, क्लियर है। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सीन जो है यहाँ पे लिक्विड का है बेटा। अगर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पहले का देखें तो HF में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, बिल्कुल हो रहा है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। HF हाइड्रोजन बॉन्ड के करके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा इसका, बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर सबसे ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, क्लियर। आफ्टर दैट क्या होगा, अब आएगा HI, क्यों भाई बाकी तीन में तो है नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, वीक वंडरवाल फोर्स, जो कि सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर वेट दोनों लगभग एक जैसे काम करते हैं, साथ साथ में काम करते हैं। बट अगर आप में से कोई ये पूछे, अब किसी ने मान लो ये पूछ ले सर मॉलिक्यूलर वेट में और सरफेस एरिया में डोमिनेट कौन होगा, तो बेटा मेरा आंसर होगा सरफेस एरिया डोमिनेट होगा। कैसे होगा, कब होगा, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनाया है, उसके अंदर मैं समझाऊंगा कब इस केस को देखना है कि सरफेस एरिया को डोमिनेट मानना है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HI आ जाएगा, आफ्टर दैट HBr का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, आफ्टर दैट HCl का होगा, क्लियर। दूसरे वाले में भी यही होगा भाई, H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आफ्टर दैट फिर अब तीनों के अंदर तो नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वीक वंडरवाल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, TE फिर SE और फिर H2S। तीसरे वाले में फिर आप ये कर दोगे भाई नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, थामा भैया थामा, ठीक है। यहाँ पे रुक जाओ बेटा, ऐसा पाप ना कर देना कि जिससे आपको -1 नंबर भुगतना पड़ जाए। अभी पाप करने से रुक जाओ बेटा, यहाँ पे ब्रेक लगा लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड सीन चल रहा है, लिक्विड का सीन चल रहा है। और आपको पता होगा कि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इन लिक्विड स्टेट इज नॉट सो मच इफेक्टिव, ठीक है। लिक्विड स्टेट में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। किस में ज़्यादा इफेक्टिव होती है बेटा, सॉलिड में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दैट्स वाई यहाँ पर NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बेटा, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूँ इफेक्टिव कम है, वीक है। तो यहाँ पर इन तीनों में तो लग नहीं रहा बेटा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आ जाएगा SbH3 का, ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स, जो कि मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आएगा NH3, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही रहा है, वो थोड़ी खत्म हो गया, ठीक है। फिर किसका आएगा, फिर आएगा ASH3 का, और लास्ट में आ जाएगा बेचारा PH3 फॉस्फीन गैस, क्लियर। तो दिस इज द ऑर्डर, तो आपको समझ आ गया होगा लॉजिक, क्लियर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है भैया, इनमें से बताना है कौन सा पेयर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम शेप वाले, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लेते हैं आइसोस्ट्रक्चर, भाई नाम है तो स्ट्रक्चर जिनका सेम होगा, और स्ट्रक्चर से वो इंटरप्रेट क्या कर जाते हैं, ज्योमेट्री को, और जैसी ज्योमेट्री इंटरप्रेट करते गलत हो जाते हैं, ठीक है। शेप सेम आनी चाहिए बेटा। देखो भाई, पहला है XCF2 हाइब्रिडाइजेशन का, लो जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालनी आती भैया तरीका देख लो, शॉर्टकट है V प्लस M माइनस C प्लस का A, ठीक है ना, क्लियर। मैं इसमें आरबी ट्रिक नहीं लिख रहा बेटा, ये आरबी ट्रिक नहीं है, तो बुक में मिल जाता है आपको, लिखा मैंने थोड़ी बनाया, ठीक है। तो H इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस M माइनस C प्लस का A। यहाँ पर इसको याद करने तरीका VMC आ गए, VMC आ गए। अब आप में कुछ सोच रहे हो, अरे सर VMC को प्रमोट कर दिया, तो VMC वालों को भैया थोड़ी खुशी मिल गई, हमने प्रमोट कर दिया उनको। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, प्रमोट कुछ नहीं करा, ये तो चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग याद ही ऐसे कर रखी है मैंने, तो आपको मैंने बता दी, इसमें प्रमोशन के पैसे वैसे थोड़ी मिल रहे हैं हमें,
अरे हर चीज थोड़ी पैसों के लिए होती है यार, ठीक है। तो वी का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, किसके भैया, सेंट्रल एटम के। एम का मतलब है मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन ले, मतलब एक बॉन्ड बनाए। क्लियर, इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, एटम है यहाँ पे। सी का मतलब कैटायन, ए का मतलब एनायन। बस कुछ नहीं करना, काम खत्म है, ठीक है। अब देखो 8 और 2 10, 10 बाय 2 5, 5 माने sp3, sp3d। ये भी कितना आ गया, 7 और 2 9 और 1 10, sp3d। विथ 3 3 लोन पेयर है तो ये हो जाएगा। NH3 में देखें एक लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल शेप है, यहाँ पे sp2 है, तो भैया ये तो जिंदगी भर नहीं हो सकती। CO3 2 माइनस में तो 4 और 2 6, 6 माने sp2, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 6 6 और 2 8, sp3 विद वन लोन पेयर, विद वन लोन पेयर, और उसमें लोन पेयर है नहीं बेटा, तो इसकी भी शेप नहीं हो सकती कभी सेम, तो ये भी गलत हो गया। PCl5 sp3d, और ये कौन सा sp3d2, है ना। 7 और 5 12, 12 बाई 2 6, sp3d2, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया, XeF2 एंड IF2 माइनस, दिस इज अवर आंसर। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। चलिए अब आती है कहानी बॉन्ड एंगल की, सबसे ज्यादा रुलाने वाले क्वेश्चन बॉन्ड एंगल के, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रुलाने वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, सब बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, आपको सिंपल सा फंडा बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आते हैं ना सब छोड़ दो, सिंपल सा फंडा सुनना। बॉन्ड एंगल के आपको कुछ तरीके बताऊंगा मैं। सबसे पहले बॉन्ड एंगल जब भी आपको कंपेयर करना हो ना, तो आप सबसे पहले देखा करो परसेंटेज एस करेक्टर। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। कुछ ना देखो, सबसे पहले परसेंटेज एस करेक्टर चेक कर लो। कैसे चेक करोगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। इसका क्या आ गया sp3, इसका क्या आ गया sp2, इसका क्या आ गया sp, तो निकाल ली बेटा। अब देखो यहीं पे बन गया क्वेश्चन पहला, परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें, sp में, तो इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया। अब अगले में देखो, क्या सेंट्रल एटम सेम है, क्या उसके ऊपर लोन पेयर भी सेम है, तो यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो इस बार परसेंटेज एस करेक्टर सेम आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से तो इस बार नहीं होगा क्वेश्चन। जब परसेंटेज एस करेक्टर सेम आ जाए बेटा, तो फिर बॉन्ड एंगल आप देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। क्यों मैंने ऐसी बात कही, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना वेस्पर के अकॉर्डिंग कि एक लोन पेयर आने पे एंगल जो है वो 2.5 डिग्री से घट जाता है, तो दैट्स वाई हमने बोल दिया कि जितने ज़्यादा लोन पेयर हो गए उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। बट यहाँ पे तो भैया लोन पेयर भी सेम है, इसका मतलब ये भी गया। अब जब ये दोनों ना लगे तो तीसरे पे कहाँ जाओगे, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और फोर्थ में लिखवा रहा हूँ, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। अब पहले तो मैं लास्ट वाला बता दूं, ठीक है ना। देखो लास्ट वाला कब लगाएगी, लास्ट और इससे पहले वाला, तीसरा और फोर्थ कब लगाएगी। देखो लास्ट वाला कब लगाएंगे बेटा, जब सेंट्रल एटम सेम हो, उस पे लोन लोन पेयर भी सेम हो, परसेंटेज एस करेक्टर भी सेम हो। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि अगर साइड एटम डिफरेंट है, तो जैसे जैसे साइड एटम का साइज बढ़ेगा, क्या स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ने की वजह से एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही वाला केस है, सेंटर एटम सेम, लोन पेयर सेम, साइड एटम डिफरेंट है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अब सोचो यार, ये वाला चलो ये लग गया यहाँ पे, मान ली। अब थर्ड वाला कब लगेगा, तो बेटा थर्ड तब लगेगा जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, उन पे लोन पेयर सेम हो, साइड एटम भी सेम हो। तब क्या होगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर है, क्या इतनी बात करिए, हमेशा हर कोई क्वेश्चन निकलेगा बेटा, लिख के दे रहा हूँ आपको मैं, ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में छाप लो, ठीक है। हर क्वेश्चन सही होगा। क्लियर, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। तो भैया पोलर का तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, डाइपोल मोमेंट चेक कर लो, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट को एक और भी बोलते हैं, इसको बॉन्ड मोमेंट भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन में आया था लिख के बॉन्ड मोमेंट, आधे बच्चे तो वैसे छोड़ देते हैं, अरे साहब ये क्या आ गया यार, ये तो पहली बार देखा है बॉन्ड मोमेंट। बॉन्ड मोमेंट बोलो, डाइपोल मोमेंट बोलो, बात एक ही है,
ठीक है, पहला देख लो भैया। अब इसमें ना कुछ टीचर रटवा देते हैं बेटा, ये शेप रट लो, साइड एटम सेम आ जाए तो डाइपोल मोमेंट जीरो। अरे रटने की जरूरत ही नहीं है, क्यों खामखा दिमाग लगाना। अरे निकाल लो यार, कितना टाइम लगेगा। देखो साइड साइड एटम सारे सेम है, ज्योमेट्री यहाँ पे आपको पता ही, एरो कहाँ जाती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, तो डाल दो। इसका इससे खटाक हो गया, खचाक हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा वो इससे खचाक हो गया। ठीक है, लो भाई डाइपोल मोमेंट जीरो। अगला भी 5 एक ही प्लेन में खचाक खचाक हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे खचाक कर देगा। XCF4 में भैया ये भी ऐसे ही होगा। देखो XCF4 में ये कह रहा है भैया ये फ्लोरीन फ्लोरीन, ये कह रहा है फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये जो दो लोन पेयर है ये ऊपर मजे में ये गाना गा रहे, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है ना, गाना गा रहे हैं ये। ठीक है, तो अब देखो इसने कहा भैया यहाँ से लोन पेयर की तरफ गया, यहाँ से लोन पेयर के खचाक हो गया, यहाँ पे इधर से यहाँ पे इधर इधर, इसका रिजल्टेंट खचाक आपस में, तो इसका भी म्यू जीरो, इसका भी म्यू जीरो। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है भैया, देखो इधर इसका रिजल्ट यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, नेट डाइपोल मोमेंट इसकी कहाँ बन गई, नीचे। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ये भी नीचे ऐड हो जाएगी, तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। यही आंसर आ गया अपना। क्लियर, इतनी बात क्लियर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब देखो भैया बॉन्ड लेंथ निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्या लगाए, याद रखना जब भी बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो याद रखो, जैसे यहाँ पर देखो भाई बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर, बताओ यार जल्दी जल्दी बताओ यार जल्दी। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या आ गया, H2O2 का अगर आपको स्ट्रक्चर बताओ तो ऐसा खुली किताब जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, है ना, खुली किताब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, कुछ इस तरह का बनाया होता है बुक्स में। है ना, इस तरह का बनाया होता है कुछ, खुली किताब, इसको याद ही रख लिया अपन ने, खुली किताब। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। O3, O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैंड से टाइप का होता है, ठीक है ना, बैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर रेजोनेंस हो जाता है बेटा। ये कहेगा भैया जब तूने डबल बॉन्ड बनाया तो मैं भी बनाऊंगा यार, मैं क्यों पीछे रहूं, ठीक है ना, तू बना रहा है मैं ना बनाऊं, तो ये ऐसे हो गया। तो इसमें कैसे निकालते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर, आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 2 और 1 3, इसमें भी 3 है, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कितना आ गया 1.5, इसका आ गया 1.5 बेटा। O2 में तो पता ही है 2 होता है, तो बस निकल गया। H2O2 में सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है ना, O2 में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ, ऐसे आ गई। क्लियर, H2O2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे कम है। क्लियर, तो ये ऑर्डर आ गया भैया। क्लियर है बिल्कुल। चलिए जी, अच्छा अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और जरा, अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए देन क्या करोगे, फिर अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी फिर क्या करोगे। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए ना बेटा, तो फिर यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली लगाओ बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। तो सोचो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा, एस करेक्टर, एस सबशेल जो होता है न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, और जितना कम परसेंटेज एस करेक्टर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। क्लियर, चलिए आगे देखिए, अगला फिर बॉन्ड लेंथ का आ गया, अभी तो बताए थे तुम्हें, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का लॉजिक।
अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा वो एमओटी का लगाएंगे। एमओटी तो सबसे भयंकर है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो यहाँ पर वही सेम तरीका, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एमओटी से निकालेगा और एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका होता है भैया, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर। या फिर अब यहाँ पर आपको आर्बिट्रिक बताएंगे, आर्बिट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर। बट ये आर्बिट्रिक हर जगह यूज नहीं होगी बेटा, कभी इसको सारी जगह चेक दो जाके, ठीक है, गलत हो जाएगा फिर कभी आप मेरे को। पहला स्टेप क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ नहीं लगेगी। दूसरा स्टेप, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर। तीसरा, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जितने रिमेनिंग बचे वो लिख दो, अपॉन 2 कर दो। क्लियर। जैसे देखना जरा इसमें, 8 दूनी 16 और 1 15, 15 में से 8 गए 7, 7 6 माइनस 1 बाय 2 5 बाय 2 मतलब 2.5। इसमें देखो इसका 2 आ गया, इसमें कितना आएगा, इसमें आ गया, इसमें 17 हो गए, 17 माइनस 8 9, 6 माइनस 3 बाय 2 1.5 आ गए इसमें। तो इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, इसका। बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी, इसकी। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा बेटा बॉन्ड लेंथ का। ठीक है। बट अगर नीचे वाला केस देखिए तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब इस केस में आर्बिट्रिक फॉलो नहीं होगी बेटा, क्योंकि आर्बिट्रिक में तो अपन 8 से घटा रहे थे ना सेकंड स्टेप में, इसमें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 8 नहीं है, तो भैया घटाओगे कहाँ से। ठीक है, जब 8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो घटाओगे कहाँ से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल एमओटी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इजीली लिख सकते हो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 बढ़ेगा सिग्मा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इस फॉर्मूले से। इसमें देखे तो इसमें बेचारे को लूट लिया, 2 ही तो थे, 1 निकाल लिया तो 0.5 आ गया। इसमें देखे तो 3 है, 2 बॉन्डिंग में 1 एंटी बॉन्डिंग में, 2 माइनस 1 इसमें 0.5 आ गया। अब फिर अटक गए, अरे सर ये क्या हो गया भैया, ये तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, अब क्या करें। फिर लगाओ नोट, लिखो भैया एक नोट लिखो गजब सा, if bond order is same, if bond order is same, यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए बेटा तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितने ज्यादा, तो किसके किसके डायरेक्टली होती है, डायरेक्टली नहीं देखेंगे अभी, मतलब बताया तो लॉजिक क्या है कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगी वहां पे क्या होगी, रिपल्शन होगी बेटा, एनर्जी हाई है, रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। क्लियर। तो क्या आ गया, इसमें देखो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, इसमें 0 है, तो यही ऑर्डर आ गया। क्लियर, समझ आया ना, बढ़िया मस्त एकदम। चलो आगे, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर आ गया बॉइलिंग पॉइंट का, मैंने आपको क्या बताया था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से या वीक वंडरवाल फोर्स से, वीक वंडरवाल फोर्स WBF। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। अब ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया वाला लगेगा, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब लिक्विड स्टेट में अपन को लेना है, तो यहाँ पर अगर अपन तीनों क्वेश्चन देखे तो किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब वीक वंडरवाल फोर्स से जाएगी। वीक वंडरफॉल सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर वेट मैंने बोला कि एक साथ चलता है। अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है भैया, तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर F2 का। इसमें देखे तो इसमें आइसोटॉप्स है तो एक दूसरे के सरफेस एरिया सेम हो गया बेटा। अब मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, जब सरफेस एरिया सेम हो जाए फिर मॉलिक्यूलर वेट देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसमें अब देखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरे वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो भैया,
ऐसा दिख रहा है अपन को कि हीलियम का मास तो 4 है, हाइड्रोजन का मास 2 है, तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, जबकि किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज अ मॉलिक्यूल, जबकि हीलियम क्या है बेटा, एक एटम है। क्लियर? तो सरफेस एरिया को डोमिनेट मानते हैं हमेशा। छाप लो इस बात को अपने दिमाग में और कॉपी में, ठीक है, कि सरफेस एरिया को हमेशा डोमिनेट मानते हैं। क्लियर? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। देखो बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल आ रहे हैं, सेम एटम है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एमओटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लियर? अपने सिलेबस में एमओटी जो है वो डाई एटॉमिक के लिए है, सेम एटम वालों के लिए है, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक के लिए है। क्लियर? तो एमओटी के अकॉर्डिंग अब देखो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब बॉन्ड ऑर्डर जिस मॉलिक्यूल का 0 आ जाए वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अरे सोचो, अरे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, दो एटम के बीच में बॉन्ड। सोचो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, अरे भैया एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं बना। अरे जब बॉन्ड ही नहीं बना तो मॉलिक्यूल का ही को बना, मॉलिक्यूल तो बना ही नहीं। जब मॉलिक्यूल ही नहीं बना तो फिर कहाँ से कर लेंगे कंपेयर, ठीक है, तो गजब बात होगी ये तो। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आरबी ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक, ठीक है ना। आरबी ट्रिक यहाँ आएगी भैया, किसके लिए आएगी, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। देखो भैया 4, 8 और 20। अब ये 4, 8, 20 के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आ जाए, 8 आ जाए या 20 आ जाए, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। पहले वाले में देखो तो 3 आ रहा है, तो ये तो कर जाएगा बेटा, ये आंसर नहीं होगा। S2 32। अब यहाँ पर देखो S2 के ऊपर चर्चा। अब आपको यार, अभी तो आपने कहा कि 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक है, बट S2 में तो भैया 32 है, इसमें क्या करें। तो बेटा मैंने कब कहा कि हमें इसमें से निकालना है, कुछ इसमें निकालना है। भैया एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है, उसने बोला S2 इज द एलोट्रोप ऑफ द सल्फर। ये बिल्कुल सही है। एलोट्रोप सल्फर के 3 होते हैं, एक तो S8 होता है, एक S6 होता है, एक S2 होता है। S8 जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, S6 जो होता है वो थोड़े हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, S2 जो सॉरी S6, और जो S2 है वो S6 से भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे S2 एग्जिस्ट करता है स्टेबल फॉर्म में। और साथ साथ में ये भी बोला कि जो S2 है उसकी प्रॉपर्टी O2 के जैसी होती है, मतलब अगर O2 पैरामैग्नेटिक है तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होगा, O2 एग्जिस्ट कर रहा है तो S2 भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अच्छा, बात आती है Na2 में 20 हो गए, तो भैया यही अपना आंसर है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? B2 कर जाएगा बेटा, 10 है। क्लियर? तो ये इसका लॉजिक आपको समझा दिया, निकाल के देख लेना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो समझ जाना, अपने फॉर्मूला आपको बता ही दिया बॉन्ड ऑर्डर निकालने का पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, निकाल लेना। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, बैंड बज गई भाई साहब, मोर स्टेबल आयनिक कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है सबसे ज्यादा, मोर स्टेबल आयनिक कंपाउंड पूछे और मोर आयनिक पूछे। अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है, देखो मोर स्टेबल का मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी पूछ रहा है कि आयनिक कंपाउंड इन दोनों में से, दोनों ही आयनिक है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड देखना भी जरा, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं किससे, लैटिस एनर्जी से, ठीक है, लैटिस एनर्जी से। क्यों? क्योंकि भैया जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो ऐसा थोड़ी है NaCl बनाया भैया, ये ले Na प्लस में गया, ये ले Cl माइनस में गया, दोनों में गुलू गुलू हुआ और NaCl बना लिया। अरे भैया ऐसा थोड़ी बनता है। जब NaCl, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो पूरा संसार बनता है आयनिक पहले, और इसलिए तो बॉर्न एबर साइकिल पड़ी थी भैया, कि पूरा संसार बनता है पहले, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब लैटिस एनर्जी जो है वो क्या भैया, वो क्या है, लैटिस एनर्जी आपको पता ही है, एक बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल को उसके कंस्टिट्यूएंट, एक मोल मॉलिक्यूल को उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ती है वो लैटिस एनर्जी, या फिर एक मोल कैटायन एनायन से मिलके एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। क्लियर?
अब लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर आयनिक डिस्टेंस के। अब यहाँ पे कुछ बच्चे प्लस नहीं लगाते, वो और लगाए थे, बेटा गलत है। इंटर आयनिक डिस्टेंस, आर प्लस प्लस आर माइनस क्या है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो जी पहला देखो, स्टेबिलिटी चेक करो फटाक से, इसका +1 -1 आया, इसमें +1 -2 आया, तो ऑब्वियसली बात है के एफ लेस स्टेबल आयनिक कंपाउंड है एज कंपेयर टू K2O। क्लियर। दूसरी चीज, मोर आयनिक कंपाउंड। अब भैया आयनिक करेक्टर कैसे देखते हैं, आयोनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर यहाँ पर अपन को ज्यादा आयनिक बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे देखते हैं भैया, आयोनिक करेक्टर देखते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर, उसके अंदर आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है के एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस K2O से ज्यादा होगा, तो इसका आंसर ये आ गया। क्लियर। कंफ्यूजिंग टर्म है बेटा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए लिए थे यहाँ पे। क्लियर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। लो जी फिर आ गया डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। डायग्राम वही अपन निकालेंगे भैया। पहला केस है NH3 का, यहाँ पर लोन पेयर पड़ा है बेचारा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसमें आ गई यहाँ पर एरो, इसमें आ गई यहाँ पर एरो, इसमें आ गई यहाँ पर एरो, लोन पेयर की यहाँ पर एरो, ठीक है ना। तो इसका जो नेट है वो ऐसे बनेगा और लोन पेयर भी ऐसे ही है। जबकि NF3 में देखो भी, यहाँ पर तो प्यारा सा लोन पेयर पड़ा है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे एरो, यहाँ पर ऐसे एरो, यहाँ पर ऐसे एरो, और लोन पेयर की ऐसे एरो। अब यहाँ पे देखो इसका नेट यहाँ रहा है और ऊपर का नेट यहाँ है ऐसे, तो ये तो कैंसिल हो, मतलब कैंसिल तो नहीं हो रहा, कम आ रहा है। जबकि ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऑब्वियसली बात है कि NH3 की डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होगी। क्लियर, क्लियर है बात। दूसरी बात देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसमें आएगी बहुत सारे बच्चों को गलतियाँ, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएगी। तो जैसे देखना PCl3F2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो भाई। अब कई लोग इसको ऐसे बना देते हैं, जैसे ही आपने ऐसे बनाया बेटा फटाक से गलत होगा। ये है TVP ज्योमेट्री बेटा। यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, बेंड्स रूल लगता है बेटा। बेंड्स रूल, बेंड्स बड़ा सिंपल से एक चीज बोली बेंड्स ने, कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा ऐसे ऑर्बिटल में जाएगा जिसमें परसेंटेज P करेक्टर ज्यादा है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज गोज ऑन दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज मोर परसेंटेज P करेक्टर। तो परसेंटेज P करेक्टर देखो, बेंट्स ने sp3d हाइब्रिडाइजेशन को कुछ इस प्रकार तोड़ा। उसने बोला sp3d हाइब्रिडाइजेशन इस ब्रेक्स इनटू टू टाइप्स, sp2 एंड pd, मतलब एक में परसेंटेज s करेक्टर 0 आ रहा है। उसने बोला परसेंटेज P करेक्टर जिसमें ज़्यादा वो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि परसेंटेज P करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिटिविटी एंड थिकनेस, एंड जबकि परसेंटेज S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस ऑफ द ऑर्बिटल। तो लोन पेयर जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन पे और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएगा एक्सियल वाले पे। क्लियर है। अब यहाँ से देखो, इसकी डाइपोल ऐसे, इसकी डाइपोल ऐसे, खटाक हो गया, खचाक हो गया इसमें। तो यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये भी खचाक हो गया, इसका म्यू 0 आ गया, मतलब ये तो नॉन पोलर है। अब देखो दिक्कत कहाँ फंसती है अगले में। अब यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन को एक्सियल पे रखना है, क्यों रखना है, बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब एक फ्लोरीन यहाँ पे ही आ गया, तो इस बार देखो प्लेनर, ये बीच वाला क्या होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर में दो एटम, एक एटम डिफरेंट आ गया, तो इसका म्यू तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या आ गया, PCl3F2 लेस देन PCl2F3। गलत ना कराना बेटा, आगे तो इसका स्ट्रक्चर ही गलत बनाते हैं, स्कूल वाले बोल देते हैं, कई टीचर्स बोल देते हैं, इसमें एक्सेप्शन है बेटा, ऐसे ही याद रख लो कि डाइपोल, इसका डाइपोल होता है, एक्सपेरिमेंटल है। अरे एक्सपेरिमेंटल क्या, अभी तो बताया, ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा।
ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें क्वेश्चन गलत करके आते हैं या छोड़ देते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का बड़ा जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट। अब देखो पहला केस देखे तो दिस इज द पॉली एनायन। थर्मल स्टेबिलिटी पॉली एनायन के केस में कैसे देखी जाती है? तो पॉली एनायन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी is inversely proportional to phi of cation। अब आप सोचो यार ये फाई क्या है, क्या बीमारी है फाई? फाई है बेटा अपनी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कैटायन पे जितनी ज़्यादा उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी, और जितनी कम उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। तो अब जैसे जैसे हम लोग देखो इसमें पॉली आयन तो सेम है, कैटायन डिफरेंट है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप में नीचे जाएगी कैटायन का साइज बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी बेटा। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहले वाले केस में तो आ गया ये क्लियर। अब दूसरे वाला देखो, दूसरे वाला क्या है, मोनो एनायंस है बेटा। तो 4 लिख लो, 4 मोनो एनायंस। ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड क्या होते हैं? मोनो एनायंस होते हैं। 4 मोनो एनायंस। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है कि आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में याद रखना है आपको थर्मल स्टेबिलिटी मोनो एनायंस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर Na2 भाई देखो +1 -2 2 4 9, ऑब्वियसली बात है कैसा आ गया, ऐसा आ गया। अब तीसरा बेटा ये आयनिक नहीं है, इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, कुछ तो इसको आयनिक मान लेते हैं, नॉट एन आयनिक कंपाउंड। तो जब आयनिक कंपाउंड ना हो, कोवेलेंट कंपाउंड्स हो, तो कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे देखी जाती है? कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोग बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। भाई जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर। देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये ऑर्डर आ गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, मजा आ गया ना। अरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे आज। अगला क्वेश्चन है प्लेनर भैया, प्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखो प्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया? प्लेनरिटी का मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। देखो ऑर्गेनिक में तो बड़ा सिंपल सा है कि sp_sp2 हाइब्रिडेशन चेक कर लो। इनऑर्गेनिक में क्या दिक्कत है, शेप बहुत सारी है। अब कौन कौन सी शेप प्लेनर होती है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिनको कागज पे बना सकते हो वो सारी क्या प्लेनर है। जैसे जैसे लीनियर, जैसे वी शेप, जैसे टी शेप, जैसे ट्रायगोनल प्लेनर, ट्राइंगल भैया, ठीक है। जैसे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर भी बना सकते हैं पेज में। जैसे पेंटागोनल प्लेनर, ये भी बना सकते हैं, पेंटागन भी बना सकते हैं भैया। ये सारी क्या है, लीनियर शेप, वो सारी प्लेनर शेप। चेक कर लो, sp3 विद 1 लोन पे पिरामिड नहीं होगा। NH3+2 5 3 8 -2 6 sp2 बिल्कुल होगी भैया। CH3+4 3 7 6 sp2 बिल्कुल होगी भैया। PCl3 5 और 3 8 sp3 नहीं होगी भैया। एक लोन पेरा पिरामिडल है, नहीं होगी। आंसर क्या आ गया, बी एंड सी, पहला आंसर सही आ गया। क्लियर है, मजा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग। भैया देखो हीटिंग इफेक्ट आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट देखो भाई, हम लोग सिंपल सा बोलते हैं, जब मेटल कार्बोनेट को हीट करा जाता है, जब मेटल कार्बोनेट को हीट करा जाता है बेटा, तो ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्लियर। बट बट एक्सेप्शन है बेटा 4, एक्सेप्शन है 4।
कौन कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इनके जो कोई भी इनके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, सारे के सारे क्या होते हैं? जितने भी पोलियनाइंस होते हैं बेटा, इनके चार में हम लोग पढ़ते हैं, सारे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स लो फाई ऑफ कैटाइन। इसकी चार्ज डेंसिटी, कैटायन की चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण ये ब्रेक ही नहीं करते। तो पहला तो गया, ये आ गया, ये गया, क्योंकि मैंने बोला हर किसी के अंदर होगा। सल्फेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, ये भी गया। क्लियर? क्लियर है? ये बाइकार्बोनेट तो क्या देते हैं? मेटल कार्बोनेट देते हैं, सॉरी, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट के अंदर नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट जितने भी मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं, मैं गलत बोल गया, बाइकार्बोनेट के अंदर नहीं होता। किस किस के अंदर होता है? सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट। मेटल बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये क्या देता है अपने को? मेटल कार्बोनेट देता है। क्या देता है? मेटल कार्बोनेट प्लस का CO2 प्लस का वाटर। क्लियर? क्लियर है बात बिल्कुल? चलिए जी, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस रेडिश ब्राउन गैस ऑन हीटिंग। मतलब क्या आ गया अपने पास? हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट। एक्सेप्शन तो इसमें भी लगेगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट। अगर ये रेडिश ब्राउन गैस की बात कर रहा है बेटा, इसका मतलब आप समझ के हो गया NO2 किस में निकलेगी। अब ऑब्वियस ही बात है, जो जनरल होता है कि मेटल नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं बेटा, तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, साथ में NO2 रिलीज करता है, साथ में O2 रिलीज करता है। क्लियर? बट एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे? वही चार, कौन कौन सी? NaKRbCS। अब इसके अंदर मैं आपको एक NaNO3 का हीटिंग बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है? अगर टेम्परेचर लेस है तो NaNO3 किस में कन्वर्ट होता है? सोडियम नाइट्राइट में प्लस का O2। बट अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब यहाँ पर 800 केल्विन से ज़्यादा, तो ये क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है प्लस का NO2 प्लस का O2। बट यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बोला, जनरली हीटिंग बोली है, तो ये नहीं बनाता, ये ऑक्साइड बना के ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो LiNO3 ये हो गया अपना आंसर। NaNO3 नहीं होगा बेटा, KNO3 नहीं होगा, BaN3 ट्वाइस, दिस इज द बैरियम अजाइड। और आपको अगर पता होगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो बैरियम अजाइड या सोडियम अजाइड होते हैं, ये प्योर नाइट्रोजन को निकालते हैं। प्योर नाइट्रोजन इनसे क्या होती है? रिलीज होती है। क्लियर? तो ये था अपना क्वेश्चन, बढ़िया सा आपने कॉन्सेप्ट सीखे। तो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस इम्पॉर्टेंट सेशन। एंड प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि बेटा मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर इतने छोटे से टाइम फ्रेम में करवाना बेटा बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। और आज मैं इतना बिजी था और रात को सिर्फ आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप लोगों के मार्क्स है। ऊपर से आपके इतने घटिया कमेंट्स मिलते हैं बेटा यूट्यूब पे। बेटा ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ना, ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, या उनके जो टीचर IIT से पढ़ के आए हैं भैया वही अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग तो नॉन IITian है, हम तो अच्छा पढ़ाते ही नहीं। ठीक है, तो वो बेटा यहाँ पे आके चेक कर ले कि कितनी नॉलेज है, क्योंकि मैं तो आपके सामने पढ़ा रहा हूँ ना। अब तो नहीं तुम कह सकते ना कि देख के पढ़ाया, रट के पढ़ाया, कहाँ से पढ़ाया कहाँ से नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन बनाए बेटा, आपके सामने सॉल्यूशन दिया, आपको कॉन्सेप्ट बताए इतने। अगर नहीं आता तो मैं बता ही ना पाता इतना। ठीक है, दूसरी चीज, मैं चलो उनको ये नहीं दिखा रहा कि मेरे को कितना आता है, मेरे को उनके कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो पता है ना यार मेरे को कितना आता है। मैं तो उन बच्चों के लिए ज्यादा कर रहा हूँ जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती है और जिनके मार्क्स आ जाए। ऐसा ना हो उनका कि इनऑर्गेनिक की वजह से उनके नंबर घट जाए बेटा। मैंने आपको वादा किया था, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। अब आप छोटा सा एक, मैं मेरे से भी एक वादा करें आप लोग कि प्लीज़ इस चैनल को, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत रियली वर्थ इट है,
आप लोगों के लिए और आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो बेटा बस एक छोटा सा काम आपको करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आप जैसे और बच्चों के पास भी ये चैनल पहुँचे जिनको नहीं पता अभी तक, और उनका भी बेनिफिट हो जाए। बस एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं बेटा। क्लियर? चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ गाइस, कोरोना चल रहा है अभी और पेपर आपके आने वाला है आईआईटी का, तो सेफ जाना सेफ आना। क्लियर? चलिए, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। बहुत रात हो चुकी है, आप भी सो जाओ, मैं भी सोऊंगा। क्लियर? चलिए।